अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, सलामती कौंसिल ने डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा प्लान की करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के वोट आए, जबकि मुखालिफत में कोई मुल्क सामने नहीं आया। रूस और चीन ने इस करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों ममालिक ने तनकीद की कि इस करारदाद में पीस प्रोसेस के लिए जो मंसूबा बनाया गया है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व नहीं किया गया और ना ही इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए कोई अमली इकदाम किए गए। बहरहाल इस करारदाद के बाद अब गज़ा में एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, जिसकी निगरानी डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस करेगा। सदर ट्रंप के बकौल इस बोर्ड में दुनिया के मज़ीद ताकतवर रहनुमा भी मौजूद होंगे और इसकी मुद्दत 2027 तक होगी। इसी तरह इस करारदाद में 20,000 एहलकारों पर मुश्तमिल ISF यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की भी मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद खित्ते को असलहे से साफ करके इन एरियाज़ का कंट्रोल संभालना है जो अभी IDF के पास मौजूद हैं। इसके अलावा गज़ा की रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक की निगरानी में फ़ंड्स के इजरा के प्लान की मंजूरी भी दे दी गई। अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद हम अब गज़ा की पट्टी में इस नौयत की इजरायली दरअंदाजी नहीं देख पाएंगे, जिसमें कई हज़ार फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ। गज़ा, जो इस वक्त एक मलबे के ढेर की अमली शक्ल है, शायद तामीर नौ के प्लान के बाद वहाँ मयार ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ ही जाए। लेकिन क्या इस करारदाद या प्लान को इन लोगों की हिमायत हासिल है जिन पर यह इम्पोज होने जा रहा है? इसके अलावा जो जंगी जुराइम सरजद हुए, इनके मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ जज़ा और सज़ा के बगैर कोई नई शुरुआत हो सकती है? ये सब ऐसे सवालात हैं जो इस अमन प्लान के सामने ज़रूर आएंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा वाशिंगटन के हवाले से है, जिसे खसूसी अहमियत दी जा रही है। इस हवाले से एक बड़ा ऐलान जो दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात से कबल सामने आया, वो अमरीका के F-35 तैयारों की फ़रोख्त की मंजूरी है। इसके अलावा ख्याल किया जा रहा है कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान अमरीका कतर जैसा सिक्योरिटी मुआहदा भी मुतवक्के है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जारी किया था। बहरहाल ये इंटरनेशनल सतह पर ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में खित्ते में ज़रूर सियासी असरात छोड़ेंगी, जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं। अली सरवर नकवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप साबिक सफ़ीर हैं। और अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज हमने सिक्योरिटी काउंसिल में जो इनिशिएटिव देखा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा था रिहेबिलिटेशन के लिए गाज़ा की, उस प्लान को मंजूर किया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही है या फिर एक अबूरी हुकूमत सेटअप करने की बात हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज इसका एक लास्टिंग पीस है? फिर डी वेपनाइजेशन की भी वहाँ पर बात की जाती है। इससे पहले भी इस तरह के मौके, इस तरह के बफर्स आ चुके हैं, लेकिन पीस हमने देखा है कि इंश्योर हो नहीं पाया। इस मरतबा आपको लगता है कि इज़ देयर समथिंग डिफरेंट जो सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म में गाज़ा में पीस को इंश्योर कर सके, रिहेबिलिटेशन को इंश्योर कर सके? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अफसोसनाक बात यही है कि वो उस तरह मटीरियलाइज कई सालों से या कई दिहाइयों से उस तरह हुआ नहीं जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो 92-95 में ये एक मायदा हुआ था, ओस्लो एग्रीमेंट। ये किया था यासिर अरफात ने इजराइल अमेरिका की मौजूदगी में, और 32 साल तकरीबन हो गए उसको। और अगर उसकी शिकें निकाल लें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट है, ओस्लो एग्रीमेंट, जो 95 में किया गया, जिसको ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, ये लीड करेगा टू 2 स्टेट सोल्यूशन। ये उसमें लिखा हुआ है क्लियरली। तो 32 साल में या 30 सालों में तो कुछ भी नहीं हो पाया। फिर फॉरवर्ड आते हैं, आपने देखा कि जो ये प्रेजेंट मुआहदा हुआ, जिसको बहुत दुनिया ने सराहा भी, ज़ाहिर कत्ल वगारत हुआ, इसका पॉजिटिव एंगल मैं नहीं अंडरमाइन करना चाह रहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो इजराइल खुद है। अगर इजराइल का मिनिस्टर कंट्रैरी बयान दे दे जो अंडरमाइन करता हो, तो फिर सारी चीज़ें हिल जाती हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन है उनका, क्योंकि वो गिविंग एंड पर है, जो फ़लस्तीनियन है वो टेकिंग एंड पर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की आपने देख लिया कि सपोर्ट किस तरफ है। उस मायदे की जो कोई 20 शिकें लिखी गई थी, उसके अंदर ये लिखा गया था कि किसी स्टेज पर अगर हमास ने वायलेशन की तो ये समझो रिवोक हो जाएगा मुआहदा। एक बात, कौन इसको जज करेगा कि रिवोक हो गया? वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और सून आफ्टर उन्होंने देखा था, आपने नोट किया होगा कि उन्होंने एक बयान में इजराइल पहुंचते अपनी जुबान में एक इंटरव्यू दिया था,
और उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कोई टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं की है और मैं इस पर कोई मैंने कमिटमेंट या ऑब्लिगेशन नहीं ली है। तो ये इटसेल्फ ही नॉन स्टार्टर जिसको कहते हैं ना, वो वहीं पे लगना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस पीस की वो बात कर रहे हैं, अगर जज ज्यूरी वो खुद ही हैं, वो एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। और ये जो अभी यूनाइटेड नेशंस का आप कह रहे हैं, ये मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि अगर इस मुआहदे के अंदर यूनाइटेड नेशंस की बैकिंग नहीं है, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का या अमेरिका का दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस अगर फॉर्मली अप्रूव नहीं करती तो ये पीस कीपर्स अमेरिकन बिहाफ पे होंगे, ना कि अक़वाम मुत्तहिदा के। वैसे खालिद साहब, ये अगर रियलिज्म के लेंस से देखें तो कहा तो यही जाता है कि यूएन भी अमेरिका से बियॉन्ड तो नहीं जा सकता, सबसे बड़ा डोनर भी अमेरिका ही है, उनके इन्फ्लुएंस में ही रहता है। तो एक ही बात है, सिर्फ ये कि फ्रेमवर्क मुख्तलिफ है। ऑन पेपर अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस को लीड करेगा, अदरवाइज यूएन को करना था। देखिए, बेशक सारा चीज अमेरिका ही चलाता हो, लेकिन दुनिया जिसको क्रेडिबल मानेगी, अभी भी चाहे स्टैंप ही उनकी सिर्फ लगती हो, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी तो चाहिए होता है। एक बात ये बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात ये है जिस पे मेरा अब कंसर्न था, और आई होप कि उसकी जो आउटफॉल जो हो वो पॉजिटिव हो, वो ये था कि इसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जब भी कोई पीस कीपिंग फोर्स है, मैं यूनाइटेड नेशंस का सिर्फ फंडिंग या अमेरिकन इन्फ्लुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस की जब भी पीस कीपिंग फोर्स दुनिया में डिप्लॉयड होती हैं तो उसका एक मैंडेट होता है, वो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज होती हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, उनकी एम्पावरमेंट होती है, उनका रूल्स टू पनिश होता है, यानी उनकी लिबर्टी ऑफ एक्शन जो है वो डिफाइंड होती है ग्लोबली, जब भी वो कहीं जाते हैं पहले से तयशुदा होते हैं। ये एक ऐसा पीस कीपिंग की तरफ हम जा रहे हैं जिसके डिफाइंड नहीं है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी ये जो फोर्स होगी जितने मुल्क को भी शामिल करते हैं, और वो भी इसराइल आपने नोट किया कि वो वीटो कर रहा है, कभी टर्की के नाम पे कभी किसी के नाम पे। तो अगर ये डिप्लॉय होती है तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी इंपावरमेंट क्या है, कहां तक वो रोक सकते हैं। आया सिर्फ हमास को उन्होंने चेक करना है या इजरायली को वायलेशन करेंगे तो उनको भी रोकना है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है कि इसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जब तक क्लियर नहीं होते, मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं ना अभी हवा में बात है, मीनिंगफुल होनी चाहिए, इस पर मैं नहीं शक करना चाहता, लेकिन हमें जो क्वेश्चंस या कॉशियस एक एफर्ट लेनी चाहिए या एक स्टैंस लेना चाहिए और अपने हाईलाइट करना चाहिए कि जरूरी है, शायद वो बिल्ट इन करना एक ऑब्लिगेशन है। सही, मतलब क्लैरिटी की कमी है। अली सरवर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये एक तो हम ये देखते हैं कि आईडीएफ के हवाले से उनके इनखला को अब एंटिसिपेट किया जाता है, पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ है कि आईडीएफ शुड एग्जिट दिस टेरिटरी। आपको लगता है कि ये हो सकता है, जिस तरह से खालिद साहब कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात इसराइल के लिए तो कुछ नहीं है, ट्रंप साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर गाज़ा में हमास की तरफ से कोई वायलेशन होती है एग्रीमेंट की तो उसके बाद मैं इसराइल को नहीं रोकूंगा, वट एवर दे वांट टू डू। बट क्या यही बात इसराइल के लिए आ सकी? नहीं आ सकी, हालांकि 70,000 के करीब कैजुअल्टीज़ भी हो चुकी हैं। तो आपको लगता है कि यूएन के अलावा एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाया जाना और उसके बाद में बोर्ड ऑफ पीस की बात करना, ये सिस्टमेटिक तरीक़ाकार तो नहीं है रीबिल्डिंग का, ये तो वही सेटलर कॉलोनियल मेंटालिटी है? जी हाँ, देखिए, नेगेटिव तो बहुत है और बहुत सी बातें इसमें, यानी इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि सारे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता रहा है और करता जा रहा है, तो आगे भी वो खिलाफ वर्जी कर सकता है। और दूसरे ये कि इसमें बहुत सी बातें अभी क्लियर नहीं हैं कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कैसी बनेगी, कौन होंगे, कौन मुल्क अपने ट्रूप्स भेजेंगे, और फिर वो आईडीएफ अगर उनको अटैक करता है तो उसका क्या हाल निकलेगा। ये सब बातें तो मनफी बहुत सी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ मुस्बत बातें भी हैं, और इसमें मैं अपनी राय ये दूंगा, मेरी जो सोच है कि अब तक जो कुछ होता रहा है, 2 साल से फ़लस्तीनी कौम पे तशद्दुद होता रहा है, ऐसी मिसाल कोई नहीं है तारीख में कि एक निहत्ते और बिल्कुल मासूम शहरी आबादी को इस तरह कोई बमबारी करके तबाह कर रहा हो। लेकिन जो इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, एक कि ये जंगबंदी हुई है, सीज़ फायर हुआ है, दूसरे चाहे उसमें बहुत सी वो गड़बड़ भी हो रही है लेकिन सीज़ फायर है। दूसरी बात यह है कि ये जो करारदाद है सलामती काउंसिल में, ये 13-0 ये अडॉप्ट हुआ है। ये अभी तक गजा के मुतालिक कोई भी करारदाद अभी तक
सलामती काउंसिल में अडॉप्ट नहीं हुई थी। अच्छा, तो अब ये पहली बार हुआ है। तो मैं समझता हूँ आगे भी देखना चाहिए कि मुमकिन है इसमें ट्रंप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और अगर वो सचमुच चाहता है कि ये जंगबंदी कायम रहे और आगे फ़लस्तीनियों के लिए कुछ बेहतरी आए, तो फिर मेरा ख्याल है कि रेजोल्यूशन में स्टेटहुड की बात भी हुई है, तो कुछ आगे बात बढ़ सकती है। अली साहब शॉर्टली वैसे शॉर्टली ये नेतन्याहू के हक में तो नहीं जाएगा, बिकॉज नेतन्याहू इज समबडी हु फीड्स ऑन वॉर। जब तक जंग रहेगी वो पॉपुलर होगा अपने मुल्क के अंदर, वही सेंटिमेंट को मजीद आगे बढ़ाएगा, और हमेशा जब पीस की बात होती है तो ही स्टार्ट्स फ्रीकिंग आउट, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद तो बेचने के लिए कुछ नहीं है लोकल ऑडियंसेस को। नहीं, तो फिर वो दबाव उसके ऊपर एक ही आदमी का हो सकता है, वो ट्रंप का है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप दबाव डाल रहा है उसके ऊपर, और उस दबाव के तहत नेतन्याहू को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। और वो ये तो बुली है, नेतन्याहू इज ए बुली, तो बुली जो होता है वो दबाया भी जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि अब ये सूरत एक डेवलप हो रही है। अल्लाह करे कि ये हो। अभी जाहिर है there is many a slip between the cup and the lip, जो कहा जाता है। ठीक है, मतलब फिल वक्त सिर्फ यही ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देती है। और वैसे अब जो नाक़िदीन है इस मुआहदे के, आपको लगता है कि थोड़ी सी अनरियलिस्टिक भी उनकी अप्रोच है? उसकी वजह है कि यहाँ पर अगर हम देखें इंटरनेशनली तो एक रियलिस्ट प्रिंसिपल ही दिखाई देता है, चाहे वो पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो या वो इस सूरत हाल के अंदर हो। तो जिस तरह से थ्यूसिडीडीज़ जिन्होंने पहली वॉर हिस्ट्री गालिबन लिखी थी दुनिया की, उनका एक कोटेशन भी था कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे मस्ट डू एंड द वीक सफ़र फ्रॉम व्हाट दे मस्ट सफ़र फ्रॉम। यहाँ पर आपको लगता है कि अब ये इंटरनेशनल सिस्टम्स जो हैं, बेशक यूएनओ हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, उनमें भी एक बड़ा लूप होल सामने आ चुका है, और वो ये है कि माइट इज़ राइट का प्रिंसिपल ही चलता है। जो जीत गया एक जंग को उसी का साथ देना पड़ेगा, और ये जो इंटेलिजेंस की बात होती थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, वैसा कुछ नहीं कर पाया यूएनएससी, और अब भी यहीं पर ये दिखाई दे रहा है आपको। मुज़म्मिल, इसमें तो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। 9/11 के बाद हमने देखा था, और फिर गज़ा के बाद हमने देखा कि किस तरीके से बेबस भी नज़र आते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अभी तक जो है वो ममालिक जो हैं दुनिया के वो इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे होते हैं, और इसमें बहुत मस्बत पेशरफ्त हुई है। मैं नकवी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ मुदम्मिल। मैं समझता हूँ कि नाक़दीन जो इसको बड़े पेसिमिज्म से देखते हैं, सिनिकल व्यू से देखते हैं। जाहिर बात है कि दिहाइयों का मसला है, और किस तरीके से फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ बने, किस तरीके से उन पे मज़ालिम हुए, किस तरीके से सेटलमेंट्स वहाँ पे हुई, ये तो एक लंबी दास्तान है। और किस तरीके से 7 अक्टूबर के दहशतगर्द हमला जो था इजराइल पे, उसके बाद किस तरीके से इनोसेंट जाने गई, इसमें तो कोई बात आगे नहीं कह सकते, वो तो इसमें कोई इख्तलाफ है ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से हुआ ये जो नकवी साहब कहते हैं कि बुली है नेतन्याहू और ट्रंप उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने दोहा पे अटैक किया था, मैं समझता हूँ कि दैट कॉट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गार्ड। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, वाइट हाउस के अंदर बिठा के तस्वीरें छाई की गई कि अमीर से बात की, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, और वजीर आज़म से नेतन्याहू की बात कराई और माफ़ी मंगवाई। और उसके बाद जो है वो यूएन के साइड लाइन्स पे 8 ममालिक जो थे उनकी तरफ से वो पीस जो प्लान था वो मंजूर किया गया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, टर्की भी शामिल था, सऊदी अरब, कतर। और आप ये देखिए कि 2 साल के बाद हमास जो है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई है। और इसी वजह से इस्माइल हनाया और खलील हैया जो थे, दोनों इजिप्ट के अंदर जो मुज़ाकरात हुए, जिसमें सारे सदूर मौजूद थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने भी इस मुआहदे की तौसीक की है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक तो पेशरफ्त हुई, देखिए कि यरगमाली रिहा हो गए, हॉस्टेजेस रिहा हो गए, रिमेन्स जो है वो दे दी गई। अभी सीज फायर है, ठीक है, उसकी खिलाफ वर्जी गाय बगाए होती है, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है
उसका क़याम जो होगा वो एक ट्रिकी मामला है। वहाँ पे 3 मुसल्लह ग्रुप होंगे और एक होगा IDF का, एक होगा स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो कम्बैट नहीं होते, जो वहाँ पे पीस कीपिंग और रिहेबिलिटेशन को सुपरवाइज करेंगे, और तीसरा होगा हमास के। और हमास का ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई ग्राउंड पर हो। उन्होंने अभी तक तो डिसार्म करने की जो शर्त है इस पीस प्लान में, उस पर तो अभी हामी नहीं भरी है, उसका रोड मैप तो अभी तय नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन बहुत पेशरफ्त हुई है। इंडोनेशिया के ट्रूप्स जाएंगे, इसमें पाकिस्तान के जाएंगे और ममालिक के जाएंगे। इजिप्ट का एक बहुत बड़ा रोल होगा। इजिप्ट और जॉर्डन नहीं चाहते कि स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर हो, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो उनकी इजराइल के साथ बॉर्डर्स लगते हैं और वो इसमें हिस्सा लेना नहीं चाहते। तो बहुत कुछ मशरिक़ वस्ता में बदला है। और इजराइल का आप देखिए कि क्नेसेट में जब पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जब खिताब कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने इजराइल के प्रेसिडेंट से क्या कहा था कि बड़ा अच्छा आदमी है नेतन्याहू, इसको पार्डन कर दें। जो करप्शन के केसेस है जिसका आप अपने किसी क्वेश्चन में जिक्र कर रहे थे कि वो फिर उनके पास क्या रह जाएगा लोकल ऑडियंस के लिए, और एक नंगी तलवार लटकी हुई है उनके सर पे कि अगर वो उनकी वजारत उज़्मा खत्म होगी या पौधा खत्म होगा तो उसके बाद क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत पेशरफ्त हुई है, लेकिन इफ्स एंड बट्स जरूर हैं। और ये फलस्तीन का मामला जो कई दिहाइयों से जो इस वक्त दुनिया आलम में के अंदर अटका हुआ है, उसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक मैं समझता हूं कि पेशरफ्त जरूर हुई है कि आगे की तरफ बात कही है। और एक आखिरी बात, देखिए ये बात समझना चाहिए नाक़दीन को कि जो हमास के जो गारंटियर्स हैं वो है टर्की, इजिप्ट और कतर। उन्होंने भी हमास को जोर दिया कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठें। तो हमास के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अब ये कितना है कि अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज कितना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं आगे स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेके, अमन के क़याम को, वो एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। फिर एक बड़ा इम्तहान होगा और फिर हम शायद इस पे नुक्ताचीनी भी करें और शायद हम एक दो प्रोग्राम भी आपको करना पड़ेगा। की टेक अवे फिल वक्त यही है कि सीज फायर एटलीस्ट मेंटेन हुआ है, जिसमें आम जानों का बहुत ज़िया हो रहा था, आम लोगों की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खालिद साहब, मूविंग फॉरवर्ड, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है इस खित्ते में, उसमें अगर अब टोन देखी जाए अफ़गानिस्तान की, मुल्ला बिरादर की जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने ट्रेडर्स हैं अफ़गानिस्तान में वो पाकिस्तान से तजारत को बंद कर दें, अब वो एक ऑल्टरनेटिव रूट देखेंगे। मुझे तो ये शेयर इर्रेशनैलिटी लगती है। उसकी वजह है कि स्टेट्स रैशनल एक्टर्स ही होती हैं ना। अगर आप अपने अवाम के, पॉपुलस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके कोई स्टैंड पॉइंट ले लें तो उसमें हमाकत से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का रिस्पॉन्स ये रहा, उन्होंने ये कहा कि हमें तो इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बहुत सा माल जो वहाँ जाता है वो यहीं वापस आ जाता है, स्मगलिंग भी होती है, तो इससे लॉस हमारा नहीं है, अफ़गानिस्तान का ही है। बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स अफगान गवर्नमेंट इज़ टेकिंग दीज डिसीजंस? एक लैंडलॉक कंट्री है, क्या ऐसी होप है उनके पास? वेयर शुड दे लुक अवे नाउ? देखिए मुज़म्मिल साहब, ज़ाहिर है अब कई दफ़ा बात आप भी कर चुके होंगे कि एक ये बहुत बड़ा इंडिया डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है इस वक्त। वो इतने ज़्यादा लुक्रेटिव इंसेंटिव दे रहा है अफगानिस्तान की हुकूमत को। वो मटीरियलाइज होते हैं या नहीं होते वो एक अलग बात है, लेकिन इंसेंटिव क्या दे रहा है कि आपने देखा कि हमारे ऑब्वियसली इंटरेस्ट के खिलाफ अमेरिका ने चाबहार पर 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी इंडिया को काम करने की, और वो एक्सटेंडेबल हो सकता है फिर अब दोबारा से। चाबहार पे हिंदुस्तान की प्रेजेंस का मतलब ये है कि वो एक्सेस देना चाहते हैं ना सिर्फ इनको, ज़ाहिर है अफगानिस्तान को, बल्कि वो ईरान को भी इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपको हमसे डाउनवर्ड कनेक्ट करेंगे और अफगानिस्तान का ट्रेड बजाय पाकिस्तान के आपके थ्रू गुजरा करेगा। ज़ाहिर है एक फैसिलिटेशन या टैक्सेस के मद में उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इस वक्त एक और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है जिसको अफगानिस्तान नहीं वैल्यू कर रहा, तो और तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, वो है चाइना फैक्टर। चाइना ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए थे, उन्होंने 2 इंसेंटिव दिए थे। एक इंसेंटिव उन्होंने ये दिया था कि हम आपको नॉर्थ में कनेक्ट करते हैं ट्रेन के रास्ते अफगानिस्तान को चाइना के साथ, एक फैक्टर वो था। और दूसरा उन्होंने ये भी ऑफर किया था कि आपको CPAP में शामिल करते हैं, वो भी उन्होंने अभी तक अवेल नहीं किया उस ऑप्शन को। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इंडिया शायद इतना हैवी या इतना स्ट्रांग या इतना लुक्रेटिव ऑफर कर रहा है कि आप साउथवर्ड ही रहें, हमारे साथ चाबहार में कनेक्टेड रहें, ताकि हम कल को पाकिस्तान को ज़ाहिर स्केल डाउन डिपेंडेंसी कर सकें। तो ये सारा मिला के इस वक्त इंडियन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज चाइना के पास ना सिर्फ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है,
उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनका ट्रेड ज़्यादा है, वो कहीं ज़्यादा इकोनॉमिकल सप्लाई कर सकते हैं इनको गुड्स की, लेकिन उसके बावजूद उनका ना एक्सेप्ट करना ये जाहिर करता है मेरी नज़र में कि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और शायद इसीलिए वो फिर इंक्लिनेशन हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा रखता है। तो खालिद साहब, इंडिया की जो पॉलिसी शिफ्ट है, इंडिया की जो पॉलिसी शिफ्ट है उसकी फिर बेसिस पाकिस्तान को ही डैमेज इन्फ्लिक्ट करना है, क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी वहाँ पर जो पपेट गवर्नमेंट्स आती थी अफगानिस्तान में, इंडिया यूज टू इंगेज विद देम। इवन अफगान तालिबान के टेक ओवर के बाद भी इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद कर दिए अपने। अब आकर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, जिस तरह हिंदुस्तान पर भी तनकीद हुई जब वहाँ पर तालिबान के एनवॉयस को बुलाया गया और उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बैठेंगी, ये तक मान लिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि क्लेम करती है इंक्लूसिव है हिंदुस्तान की तरह की। ये कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हुआ है या उन्होंने डॉक्ट्रिन चेंज कर लिया अपना? नहीं, सिर्फ ये वही हुआ है कि मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, सिर्फ ये पॉलिसी है। आज मैं साबित कर देता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं क्यों कह रहा हूं ये। वो इसलिए कि देखिए, एयर इंडिया का हाईजैक हुआ जहाज, इंडिया ने कहा तालिबान ने अगवा किया है, हम बदला लेंगे या साफ करेंगे, कुछ नहीं हो। अब ये करना था उन्होंने सो कॉल्ड। उनका एक जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी मर्डर हुआ, उन्होंने कहा तालिबान ने किया है। उनकी एम्बेसी में धमाका हुआ काबुल में, उन्होंने कहा तालिबान ने किया है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो एंटी तालिबान स्टैंस लेते रहे, जहां उन्होंने कहा कि जो एक तरफ वो इंडिया इतना लिबरल बनता है, वो कह रहे थे कि ये तो तालिबान ना पढ़ने देते हैं, डॉक्टर तक को खातून नहीं को दिखा सकती, इट हैज टू बी ए फीमेल डॉक्टर। सारा कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने। क्यों? उससे भी बढ़कर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को वो सपोर्ट कर रहे थे। उसके बावजूद आपने नोट किया होगा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, यूटर्न लिया, सारे प्रिंसिपल अपनी साइड पर रखे, क्योंकि उनको जरूरत पड़ गई तो इनके लिए पैकेजेस अनाउंसमेंट शुरू कर दी और सारे अपने स्टैंड को कॉम्प्रोमाइज कर दिया या बाहर फेंक दिया रद्दी की टोकरी की तरह। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि उनका सिर्फ एक क्या है कि द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, वही एक फार्मूला नजर आता है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब ये एनसर्कल करने की एक एफर्ट है। इस पे अली सरवर साहब, हमने रीजनल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे तो मुज़ाकरात हो गए, लेकिन रशिया बिंग दी ओनली स्टेट जो रिकग्नाइज़ करता है अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, अब उन्होंने ऑफ़र किया है कि जो कशीदगी है, पाक अफ़गान कशीदगी, इसमें हम रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, सालसी के लिए तैयार हैं। ये भी कहा उन्होंने कि पूरी दुनिया के लिए ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है इफ़ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान गोज़ टू वॉर। तो आपको लगता है कि रशिया एज अ मेजर स्टेक होल्डर कन्विंस कर सकता है अफ़गान तालिबान को कि पीस को इंश्योर किया जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए? जी हाँ, मैं इस पे अभी आता हूँ। पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि हर अफगानिस्तान सिचुएशन भी उतनी ही गंभीर है जैसे कि किसी नो कंपैरिजन, लेकिन गजा की सिचुएशन या फ़लस्तीनियों की वो एक कहानी लंबी है, यहाँ की भी एक बहुत लंबी तवील कहानी है। मगर इसमें 3 नए आंसर हैं, 3 न्यू एलिमेंट्स। एक कि हमने इस मर्तबा तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया है। हमने 94 में फौरन वी वर वन ऑफ द फर्स्ट countries, probably the first country to recognize the Taliban regime. अच्छा, दूसरे, अब हम इलाकाई अप्रोच हमने इख्तियार किया है जिसमें तुर्की, कतर और पीछे उसके सऊदी अरब, चीन, ये सब इन्वॉल्व हैं। एक ट्राईपार्टाइट चीन के साथ हमारी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना की टॉक्स भी हुई हैं। और तीसरा एलिमेंट ये है कि हम सख्ती से पेश आ रहे हैं। हमने पहले हमेशा हर किस्म की इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की मगर वो नाकाम रही। तो अब हमारा अप्रोच टफ अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। सो मैं समझता हूँ ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिचुएशन में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। और दूसरी बात आपने जो रूस की है वो दुरुस्त है। रूस एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और वो तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज भी करता है। तो रूस मेरा ख्याल है कि हमारे टॉक्स को इनकरेज करेगा। लेकिन टॉक्स तालिबान के साथ हमारी क्या हो सकती हैं? तालिबान हमारे पूरे बेसिस के खिलाफ है। दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दे आर अगेंस्ट द स्टेट सिस्टम, वो हर चीज के खिलाफ हैं। तो वो आप उनसे क्या गुफ्तगू करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि इनसे एक सख्त अप्रोच रखा जाए और उसी के नतीजे में वो मुमकिन है कि कुछ वो अपना पीछे हटें। और अगर नहीं हटते हैं तो रूस
चीन, ये सारे ममालिक जो हैं वो उनको यही मशवरा देंगे कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब उसमें एक उनके प्रॉब्लम कैपेसिटी का भी है, मेरा ख्याल है उनका कंट्रोल भी नहीं है टीटीपी के ऊपर। अच्छा। तो वो तो बिल्कुल दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स के वो उनके सारा इलाका जो है उनके काबू में नहीं है। तालिबान गवर्नमेंट इज वेरी वीक, उसकी अथॉरिटी हर जगह नहीं मानी जा रही। तो वो उसको तालिबान से बात करके क्या फायदा? एक तो आपकी बात सुनते नहीं, दूसरे इनके इलाके पे कंट्रोल नहीं है। वी हैव टू डील विद दिस सिचुएशन इन ए वेरी टफ वे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आई एम ग्लैड दैट सही इस पर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच होनी चाहिए। अवैस साहब, इसके अलावा जो टीटीपी का इशू है, जिस तरह अली सरवर साहब भी बात कर रहे हैं, एक तो रेट का कैपेसिटी का इशू है। उनका ये स्टैंड पॉइंट है कि अगर हम किसी एक फैक्शन के पीछे गए तो पूरी जो यूनिटी है यहाँ पे, जो कि मुख्तलिफ फैक्शन से मिलकर बनी है, वो ख़राब हो जाएगी। अव्वल तो रिकगनाइज़ करते ही नहीं है इस बात को कि टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। ऑन द कॉन्ट्री, मुल्ला अब्दुल सलाम साहब का जो अभी दावा सामने आया, उन्होंने कहा हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। परहैप्स ही वाज सिग्नलिंग टूवर्ड्स सुसाइड टेररिज्म। पिछले 2 सालों में 4000 के करीब कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी से हो चुकी हैं। हालिया इस्लामाबाद के अंदर भी हमने ये वाक़या देखा। तो आपको क्या लगता है कि ये तो डेंजरस किस्म के जो बयानात दिए जा रहे हैं, रेडिकल बयानात दिए जा रहे हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे कंट्रोल करें? अब रेडिकल अप्रोच लें, काइनेटिक मीन्स की तरफ जाएं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची? देखिए, जो आपने रशिया का जिक्र किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था कि अफगानिस्तान इज लाइक अ ब्लीडिंग वुंड और इट विल ब्लीड ऑल अलोंग। तो वो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है 4 दिहाइयों से तो पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे जंगें लड़ी हैं, अमेरिका की 2 जंगें लड़ी हैं, रशिया के खिलाफ जंग लड़ी है। ये जो पाकिस्तान ने 2021 में जो जब काबुल पे टेक ओवर हुआ तालिबान का, तो शायद मिसरीड किया, और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जनरल फैज़ हमीद वहाँ पे गए थे और निगोशिएशन कर रहे थे, जिरगाज भेज जा रहे थे। तो एक इनडिसाइसिवनेस देखी जा रही थी कि जी तालिबान के साथ बातचीत हो सकती है और शायद वो इस्लामाबाद की डिक्टेट करेंगे, और इंडिया वहाँ से चली गई है। इस वजह से ये बहुत कोई एक साजगार सरजमीन होगी अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो मेरे ख्याल में एक मिसरेड द होल स्क्रिप्ट एक्चुअली। उसके बाद हमने देखा कि जिसका आपने जिक्र किया कि हज़ारों की तादाद में जाने गंवाई हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यहाँ भी एक मसला है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कैसे हो सकती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो APS में इन्वॉल्व थे, तहरीक पाकिस्तान तो यहाँ पे खून बहा में शामिल थे। तहरीक तालिबान से किस तरीके से कतई ताल्लुक़ कर सकती है अफगान तालिबान, जो उनके नजरियाती भाई हैं, जो उनके लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, नेटो फोर्सेस के खिलाफ लड़ाइयाँ की हैं, अमरीकी अफवाज के खिलाफ लड़ाइयाँ की हैं। तालिबान जो TTP है उसके फुट सोल्जर्स हैं और उनके लीडर्स जो हैं, उनकी जो ओथ ऑफ एलिजेंस है वो किस पे है? वो है अफगान तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह पे। तो वो कैसे उससे अलग कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर सूरत हाल है अफगान तालिबान के साथ जो है वो। वैसा लेकिन इट टुक अस सम 30 years टू डिसाइड दैट ऑल तालिबान आर बैड तालिबान। आपको लगता है कि अब आकर इस पे तो कंसेंसस कम से कम हो चुका है, या मुल्क के अंदर जिस तरह अचकज़ई साहब कुछ कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब कुछ कह रहे हैं, ये इशू अब भी है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो विफाक या जो हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उससे इस बात पे अड़ी हुई है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए वगैरह वगैरह। ये एक अलग बहस है, लेकिन आप ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि कम से कम ये बात तो हुई जो हम नौजवानी से कह रहे थे कि नहीं, अफगानिस्तान जो है वो हमारे आंगन में आग लगी है, और वो देख लिया 5 मिलियन रेफ्यूजीज हैं, गाहे बगाहे मसाइल होते हैं। खुद यहाँ पे किस तरीके से हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोव कल्चर है, किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से किस तरह निपटा जाए, अफगान तालिबान के साथ किस तरह निपटा जाए, और इस 2400 स्क्वायर किलोमीटर जो है
उस बॉर्डर को किस तरह सिक्योर किया जाए। मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली ये इट विल रिमेन अ फ्लैश पॉइंट, और मुझे लगता है कि ये कतर और टर्की इस तरीके से इसको मामला को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मामले को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो चाइना होगा। चाइना के वहां पे बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है अफगान तालिबान के लिए या अफगानिस्तान हुकूमत के लिए, तो वो तो उनकी जो धमकियां हैं या भपकियां हैं वो तो काम नहीं आएंगी। और ट्रेड बॉयकॉट जो है बिल्कुल वो आज सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अगर ये फैसला करती है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो 6 महीने बाद उसी फैसले पर कायम रहना चाहिए, ना कि उनके साथ पॉलिसी कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं वो होनी चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खालिद साहब, वक्त कम है मेरे पास, एक बयान को मैं चाह रहा हूँ आप एड्रेस कर दें। भारतीय आर्मी चीफ ने जो कहा कि ये जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था ये तो ट्रेलर था, सिर्फ 88 घंटों में ख़त्म हो गया और फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए पाकिस्तान को। सो शुड वी एंटिसिपेट कि कोई और मूव भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का इशू भी यही है कि वो भी वॉर पे ही फीड करती है। जिस तरह की नारेबाजी की जाती है, इलेक्शन स्लोगनेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बीजेपी के सर्वाइवल के लिए इस तरह की। सो व्हाट शुड वी एंटिसिपेट? आपके पास क्योंकि वक्त कम है तो मैं ज़्यादा इसी पे फोकस करता हूँ। अदरवाइज उनके सीडीएस को ये भी उन्होंने ही कहा था कि हमारे पास जहाज़ों के फॉल्टी हमें अपने टैक्टिक्स लगे, हमने इंप्रूव किए तो 10 तारीख को हमने कम बैक किया, ये भी उन्होंने ही कहा था। ये भी उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर फंड लिए जाते हैं लेकिन हमें मटीरियलाइज नहीं होते हमारे नाम पर फंड, ये भी उन्होंने ही कहा था। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने अभी रेज किया है कि अभी पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, तो पहले उनसे ये पूछे कि मई में आपने ऑफेंस किया था, आपके क्या वॉर ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव हो गए थे? और आपको जब फतह मिल रही थी बकौल आपके और आप विक्टोरियस हो रहे थे, फिर आपको किसने कहा कि रुक जाएं, आपको अचीव करने चाहिए थे ऑब्जेक्टिव, अगर नहीं हुए थे तो वो जब वॉर नहीं हो सके तो अब क्या नया करेंगे आप जो आप अब विक्ट्री अचीव कर सकते हैं? कि क्या पाकिस्तान को कंपेल करेंगे, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे पाकिस्तान के ऊपर जिससे वो घुटने टेक दे जो मई में आप नहीं करवा सके? आया पाकिस्तान ने आपसे बैक किया था कि आप बंद कर दें क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अपने रहने दें, हम सबसिक्वेंट हो जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं? नहीं ऐसा हुआ था। तो जो ऑफेंस करती है साइड मुजम्मिल साहब वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करती है, जो खास तौर पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम शिकस्त खा रहे थे और अगर हमें सबक हासिल हो रहा था या हमें ज्यादा सजा दे पा रहे थे एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उनको कंक्लूड करना चाहिए था। उन्होंने वॉर ट्रॉफी नहीं दिखानी थी अपने लोगों को। क्या वॉर ट्रॉफी है इस वक्त इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों को क्या दिखाया उन्होंने कि हमने क्यों एस्केलेशन की थी, और अगर की थी तो बंद क्यों की थी फिर? तो ये जवाब है इसका। ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। मतलब जो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस पर अब तक कोई टेक अवे है नहीं, लेकिन आगे की तैयारी की बातें हो रही हैं। अली सरवर साहब, इसके अलावा एक डेवलपमेंट जिस पे मैं चाह रहा हूँ आप शॉर्टली कमेंट कर दें, शेख हसीना वाजिद की सज़ाए मौत के बारे में है और मुतालबा किया जा रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका हमारे साथ एक बायलैटरल ट्रीटी है, आप बाउंड हैं कि अपने प्रिजनर्स जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो हमें वापस लौटाएं, और इंडिया की तरफ से रेजिस्टेंस है इस मामले पे। तो क्या देख रहे हैं आप कि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया? ये एक अब बड़ा नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो ये कि इंडिया किसी सूरत में उसको हसीना वाजिद को उनके हवाले नहीं करेगा, और वो उसमें ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन लाएगा कि उनके ऊपर ऑलरेडी एक डेथ सेंटेंस पास हुआ है जो कि वो उनके साथ जाती है। तो वो तो है, लेकिन द बांग्लादेश गवर्नमेंट, बांग्लादेश की हुकूमत, it has gone on record to pass judgment on what Hasina Wajid has done. तो यानी कि ये एक उसने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ठीक है, और उस पे वो कायम रहेगा। तो ये तनाज़ा मेरा ख्याल है ठीक है, ये इंटेंसिफाई होगा। लास्ट कमेंट फ्रॉम यू अवैस, आपको भी यही लगता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ताल्लुकात ख़राब करने की कॉस्ट पर भी इंडिया विल स्टैंड विद हसीना वाजिद? देखिए, अगस्त जो लास्ट ईयर जो आउस्टर हुआ शेख हसीना का 14 साल इक़्तिदार का खात्मा हुआ, उसके बाद तो जाहिर बात है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत के साथ ढाका या बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए हैं, और मोहम्मद यूनुस साहब की इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके साथ बहुत
खराब ताल्लुकात थे, इतने ताल्लुकात शायद कभी खराब ना रहे हों बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि तारीखी जो तौर पे दोबारा ताल्लुकात इस्तवार कर ले बांग्लादेश के साथ, और इंडिया को कहीं परे धकेल दिया इस शेख हसीना वाजिद के आउस्टर ने, जो समझते थे कि बांग्लादेश उनका एक शायद एक्सटेंशन है 1971 के बाद से, इंडिया का जो मानना था। अभी मुझे ये लगता है कि जो फरवरी के अंदर आने वाले इंतखाबात हैं उससे पहले बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली एक टर्मोइल की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अवामी लीग के हामी नहीं है, और अवामी लीग पे अगर वो पाबंदियां लगेंगे, और जो लग रहा है कि लगाएंगे, और तारिक उर रहमान जो बीएनपी के जो लीडर हैं, जो कई अरसे से साल से एग्जाइल में थे लंदन में, उन्होंने भी अपनी वापसी का किया है। तो इसका मतलब है कि लगता यूं ही है कि बीएनपी की जीत आगे नजर आती है, जो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है। खालिदा जिया की जो पार्टी रही है, ये उनके बेटे हैं तारिक साहब, और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों के अंदर इंडिया चाहेगा कि बांग्लादेश टर्मोइल की तरफ जाए, और ये उसमें हवा देंगे जो इस वक्त अवामी लीग बिल्कुल केओस और पोलराइजेशन का इशू वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स में भी होगा, और पाकिस्तान के लिए भी एक चांस होगा अपने ताल्लुकात को बांग्लादेश से रिपेयर करने का। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, अली सफ़ी साहब और खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।